ओके हेलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एडिशन। मतलब कह सकते हो कि वेक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो वेक्टर एडिशन ही होता है। क्यों? अब यूजुअली जब तुम 2+3 करते हो तो वो क्या होता है 5 होता है, ये बहुत अच्छे से तुम्हें मालूम है। बट जब वेक्टर्स में 2+3 करोगे तो वो हो सकता है वो 5 के बराबर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 के बराबर ना हो। ठीक है, यही तो सबसे खास बात है वेक्टर्स की कि भाई 2+3 कर रहे हो, 5 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये वेक्टर एडिशन है, काफी डीप चीज है ऐसी, मतलब इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, तो पूरा देखते हैं। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर 2+3 5 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये एक बहुत ही अलग सिचुएशन आ जाती है। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हो जो कि है ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब इन दोनों वेक्टर्स को जब तुम ऐड करोगे जो तो तुम्हारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। अब जरूरी नहीं है इसको आर वेक्टर ही बोलो, यूजुअली हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आर है वो भी अपने आप में वेक्टर है। कहने का मतलब तुमने दो वेक्टर्स को ऐड किया, तुम्हारा जो आंसर आया वो भी अपने आप में एक वेक्टर है और इसका स्पेशल नाम क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब सिंपल सी बात, यहां एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अब अगर ये वेक्टर है तो इसके अंदर भी दो चीजें होंगी, पहला इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन, वो तो होगा ही होगा। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको निकालने के लिए मेरे पास क्या होते हैं, कुछ मल्टीपल तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है वो क्या है, ट्रायंगल लॉ। अब ये अपने आप में काफी फेमस है, बट सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें और भी कुछ मेथड्स बताऊंगा, तुम्हारी मर्जी है कौन सा मेथड यूज करना है। मुझे पर्सनली ये मेथड उतना कोई खास पसंद नहीं है, दूसरा वाला मेथड ज्यादा पसंद है, बट सीखना दोनों ही पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, कहने का मतलब तुम्हारे पास दो वेक्टर है, मान लो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर्स को तुम्हें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि एक का टेल दूसरे के हेड से मिले। मतलब मैंने एक को कुछ इस तरीके से शिफ्ट किया कि मेरे पास एक वेक्टर का जो मेरे पास क्या है, हेड है, वो क्या करे, दूसरे वेक्टर के टेल से एक्चुअली मिले। ठीक है, तो हेड और टेल जब मिलेंगे तो वो मेरे को क्या देंगे, एक मेरा रिजल्टेंट वेक्टर देंगे। और कैसे देंगे, तुम्हें यहां से यहां तक की लाइन जोड़नी है। अब जैसे ये लाइन जोड़ोगे ये मेरे क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान रखो, अगर मान के चलते हैं कि भाई ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो मेरे पास जो आर रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके बराबर है, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बहुत ये है कि इसको समझना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस वाले पॉइंट को तुम देखोगे तो ये क्या हो रहा है, टेल टू टेल मीट कर रहा है, टेल से टेल मीट करवा रहा है। यानी जो रिजल्टेंट है वो मेरे किसी एक वेक्टर के टेल से मिला हुआ है और दूसरे वेक्टर के क्या, हेड टू हेड मिला हुआ है, हेड टू हेड। और ये बात साफ साफ तुमने नजर भी आ रही है, यहाँ टेल टू टेल, यहाँ हेड टू हेड। तो इस तरीके से तुम्हारा रिजल्टेंट बन के आता है। और यहाँ पे आखिरी बात जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई है, कंफ्यूजन ये आता है कि हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, यानी ये वाला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, क्या वो ये वाला एंगल है, चलो इसको मान लो θ1, क्या वो दूसरा वाला एंगल है ये, जिसको मान लेते हैं चलो θ2। अब इन दोनों में से कौन सा एंगल एक्चुअल एंगल है, तो मैंने पिछली ही क्लास में तुम्हें सिखाया था कि ये वाला एंगल कभी भी रियल एंगल नहीं होगा, θ2। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, टेल और हेड आपस में मिले हुए, तो इसको हम सही एंगल नहीं मानेंगे। θ1 मेरा एक्चुअल में एंगल है, क्योंकि अगर तुम ए को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करोगे तो तुम नोटिस करोगे अब इस वाले पॉइंट पे दोनों का टेल से टेल मिल रहा है। तो ये चीज हम लोगों ने पहले ही देखी हुई है, इसीलिए हल्का सा इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे ये जो एंगल है ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एक्चुअल एंगल है। यानी अगर मान लो यहाँ मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐसे शिफ्ट किया कि ये रहा मेरा वेक्टर ए, ये रहा मेरा वेक्टर बी, और ये दोनों अब ऐसे मिले हुए हैं कि एक का हेड और दूसरे का टेल आपस में मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब ये मेरे पास जो होगा ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम, सबसे पहली बात यहां पे ये बोल सकते हैं कि ओ क्यू वेक्टर, यानी मेरे पास ये जो ओ क्यू वेक्टर है या जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए प्लस बी के बराबर है। किस हिसाब से, ओपी वेक्टर यानी ए वेक्टर और पी क्यू वेक्टर यानी बी वेक्टर, ये इसके बराबर है। तो साफ साफ बोल सकते हैं रिजल्टेंट जो है वो ए प्लस बी वेक्टर के बराबर है। रिजल्टेंट भी वेक्टर है और वो दोनों ए प्लस बी वेक्टर के सम के बराबर है। अब एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। ये एक सिंपल छोटी सी डेरिवेशन है जिससे हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा। अब चलो देखते हैं, इसको बहुत आसान है। ये मेरे पास वेक्टर ए वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल ये होगा। ठीक है, अभी मैंने समझाया थी ये चीज, और रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर के सम के बराबर है। कुछ कुछ करके क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है,
परपेंडिकुलर अगर यहां ड्रॉप किया तो मैं क्या चीज बोल सकता हूं? सबसे पहली बात, QPN एंगल थीटा के बराबर है, तो ये जो मेरे पास एंगल थीटा है वो किसके बराबर है? QPN के बराबर। बहुत बढ़िया। अब जो OP है वो वेक्टर A है, और साफ साफ बोल सकते हैं अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो मैं सिर्फ A लिख सकता हूं। PQ जो है वो वेक्टर B के बराबर है, यानी ये जो चीज है वो वेक्टर B, और अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो सिर्फ एरो हटा के, ये देखो यहां एरो लगा हुआ है, वेक्टर एरो हटा दिया तो मैग्नीट्यूड हो गया। फाइनली OQ जो है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकलने लगे कि इस वाले ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में जो यहाँ पे है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा ये और हाइपोटेनियस होगा ये, यानी QN को अगर डिवाइड कर दूं मैं QP से, है ना, QN और PQ को आपस में डिवाइड कर दिया, मेरे पास क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। और सिमिलरली अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये क्या आ गया? PN बाय PQ। सिंपल सी बात है। तो ये चीज हम लोगों ने लिख ली, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो QN होगा, इसी वाले से देखो कि अगर मैं PQ को दूसरी साइड पे भेज दूं तो ये बन जाएगा PQ साइन थीटा, और PQ तो मेरे लिए ऑलरेडी किसके बराबर है? वेक्टर B के बराबर है ही है। तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं ये किसके बराबर है? B साइन थीटा। मैंने किया क्या? कुछ भी नहीं, ये जो मेरे पास QN है इसको हमने B साइन थीटा लिख लिया, बेसिकली B के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। और सिमिलरली यहां पे अब मैं PQ को इस साइड पे भेज दूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा? PQ cos थीटा बनेगा। कहने का मतलब फिर से, जो PQ है वो तो वेक्टर B है, और मेरे पास फाइनली क्या बना? B cos थीटा बना। मैंने ये जो PN वैल्यू है इसको भी B के टर्म्स में लिख लिया, यानी B sin थीटा और B cos थीटा लिख लिया। क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि अब ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, इस वाले नहीं, एक्चुअली में बड़े वाले ट्रायंगल में। अब जरा तुम बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां तुम क्या लगा सकते हो? हाइपोटेनियस रूल लगा सकते हो। कहने का मतलब है पाइथागोरस रूल लगा सकते हो कि OQ का जो स्क्वायर होगा, यानी ये जो बड़ा सा साइड है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर किसके बराबर है? ON स्क्वायर। ON मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरी वैल्यू, और QN स्क्वायर मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरी वैल्यू, ठीक है। सिंपल वही लगाया कि क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब वन स्टेप अहेड जाते हैं, यानी जो ON है, इस ON बड़े वाले ON को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। कौन से दो हिस्से? सबसे पहले तो हमारे पास O से लेकर P तक एक वैल्यू और P से लेकर N तक दूसरी वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं OP प्लस PN का होल स्क्वायर। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यूज प्लेस करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वैल्यू प्लेस करते हैं? आसानी से वैल्यूज प्लेस की जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले जो OP है ये तो A वेक्टर के बराबर है। बहुत आसानी से हमने यहां पे क्या कर दिया कि इसकी जगह A वेक्टर से रिप्लेसमेंट कर दिया, और अभी हमने QN और PN की वैल्यू निकाली B sin थीटा और B cos थीटा, तो PN को रिप्लेस कर रहे हैं B cos थीटा से और QN को रिप्लेस कर रहे हैं B sin थीटा से, ठीक है। अब इतना करने के बाद आगे कुछ है ही नहीं। इसका अगर स्क्वायर ओपन करोगे तो वो क्या बन के देगा तुम्हें? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, इतना बना के देगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में अगर मैंने B स्क्वायर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि हमें अच्छे से पता है 1 के बराबर है। तो एट दी एंड ये बनेगा क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा बनेगा, बस। तो फाइनली मैं यहां से ही बोल सकता हूं कि R की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो इतनी मेहनत करके हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है, इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल रहा है? हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमें दो चीजें होती हैं, मतलब वो खुद में वेक्टर है तो उसकी खुद की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने वाली है। तो यहां पे ध्यान रखना कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, इससे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इससे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ध्यान रख। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा सवाल है, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें। बोला ये कि मेरे पास दो फोर्स हैं, पहला फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, 7 न्यूटन का फोर्स दूसरा फोर्स है मेरे पास यहाँ पे, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। मतलब क्या क्या चीजें दी हुई हैं तुम्हें? पहला फोर्स 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स 7 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो सीधा साधा फॉर्मूला जो है हमारा वही अप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है, मतलब ये यही है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
2ab cos थीटा, इसी चीज को ऐसे लिख दिया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। देखो मतलब अलग तरीके से डिनोट कर दिया, फॉर्मूला वही है। पहला फोर्स 5 स्क्वायर, दूसरा फोर्स 7 स्क्वायर, ओके 2 इंटू 5 इंटू 7, फिर कॉस ऑफ द एंगल यानी कॉस ऑफ थीटा डिग्री। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उससे हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, रिजल्टेंट मिल रहा है, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है इस वाले फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। जैसे एक और सवाल देखते हैं, बोला ये है 2 इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर। अच्छा, एक ही सवाल को दो अलग अलग तरीके से फ्रेज किया हुआ है यहाँ पे। तो हमें बोला है कि फाइंड दी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स या फिर व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम। बात तो एक ही है दोनों में। बोला ये है मेरे पास कि जो पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है और जो रिजल्टेंट है, तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, देखो 2 वेक्टर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और वो दोनों का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के भी बराबर है। तो यहाँ पे पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से बराबर है। तो जो फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्या करेंगे r को भी, तीनों को एक ही चीज से रिप्लेस कर देते हैं, चाहो तो p से या q से या r से। यहाँ पे तीनों को ही p से रिप्लेस किया हुआ है कि r को भी p से, p तो p है ही, और q को भी p से रिप्लेस कर दिया क्योंकि तीनों बराबर है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे मेरे पास ये जो अंडर रूट है ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास पी स्क्वायर, और दूसरी साइड पे क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये भी यहाँ पे भी पी स्क्वायर, सब कॉमन ले लोगे तो तुम्हें अंदर देखने को मिलेगा, बनेगा 2p स्क्वायर और अंदर बचेगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, इतना कॉमन आएगा। अब यहाँ पे देखोगे कि p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो cos थीटा है वो किसके बराबर है, -1/2 के बराबर है। अब थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है तो इतना पता होगा, cos की वैल्यू अगर 1/2 हो तो 60 डिग्री होता है, बट अगर वो -1/2 हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री होती है। नहीं पता था तो मैंने बता दिया। और एक और सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब बोला है कि मेरे पास 2 फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस का जो आपस में मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 3:5 है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, 35 न्यूटन। अब दोनों के बीच का एंगल भी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें बताना है दोनों फोर्सेस कितने हैं। आसान सवाल, दोनों को मान लेते हैं 3x और 5x, बचपन में करते थे जब भी 2 रेशियो में होता था और एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी तो x से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 3x हो गया और दूसरा 5x हो गया। रिजल्टेंट 35 न्यूटन दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल भी कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बहुत आसानी से बोल सकते हैं। रिप्लेस करेंगे सारी वैल्यूज, रिजल्टेंट 35, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। बस इस x की वैल्यू यहां प्लेस कर दो और यहां प्लेस कर दो, p और q की वैल्यू आ जाएगी, यानी 3 × 5 15 न्यूटन, 5 × 5 कितनी, 25 न्यूटन। आसानी से हमें दोनों वेक्टर्स भी मिल गए। तो तुम नोटिस करोगे कि मैंने सेम ही फॉर्मूले से, ठीक है, एक बार तुम्हें रिजल्टेंट निकालना सिखा दिया, एक बार एंगल निकालना सिखा दिया और एक बार दोनों वेक्टर्स भी निकालने सिखा दिए। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। अब वापस आते हैं हमारे ट्रायंगल लॉ पे। यहीं पे मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि वो जो फॉर्मूला था r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आता है, ठीक है। तो अब डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहां हमें हेल्प करेगा ये बीटा एंगल। अच्छा देखो, इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले लॉजिक समझो कि अगर चलो मान लो तुम्हारे पास इस तरीके की कोई गली है, लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक बंदे को यहाँ पे जाना है, हेयर इस जगह पे जाना है, ठीक है। अब वो बंदा अगर मान लो इधर से आएगा तो तुम उसे बोलोगे भाई सीधा चला जा और एक राइट ले ले, तो तू वहां पहुंच जाएगा जहां तुझे जाना है। यही बात अगर दूसरी तरफ से वो आ रहा हो तब कैसे बोलोगे कि भाई अगर वो इधर से आ रहा होगा तो तुम क्या बोलोगे, भाई सीधा जा पर इस बार लेफ्ट ले ले। तो जब वो इधर से आ रहा था तुम बोलोगे राइट ले ले, उधर से आ रहा है तो तुम बोलोगे लेफ्ट ले ले। क्यों? इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस। ये सारी बात रेफरेंस पे ही आ जाती है कि जब भी हम डायरेक्शन बताते हैं तो यही होता है कि भाई कितने एंगल से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। यहां पे भी अगर मुझे रिजल्टेंट बताना है तो रिजल्टेंट को भी रेफरेंस से बताना पड़ेगा। तो मैं या तो ये बोल सकता हूं कि जो मेरे पास ए है वो ए यहां से इतना एंगल बना रहा है,
मतलब क्या कहते हैं, रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर से इतना एंगल बना रहा है या फिर बी वेक्टर से इतना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वो कितना एंगल बना रहा है किसी दूसरे वेक्टर से, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे बीटा की वैल्यू है वो मुझे निकालनी है, तो अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो फिर से क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं। कैसे, ये बड़े वाले ट्रायंगल में अगर तुम tan बीटा की वैल्यू लगा दो तो tan बीटा क्या होगा, QN/ON, ठीक है। QN का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे QN हुआ ये परपेंडिकुलर और ON क्या हुआ, ये हो गया मेरे पास बेस, ठीक है। QN तो QN ही रहेगा, बट बेस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, यानी OP और ON, OP प्लस PN, सॉरी OP और PN, ठीक है। अब फिर से वैल्यूज प्लेस करते हैं। ये वैल्यूज मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे पास जो QN है उसको हम B sin थीटा लिख रहे थे, और जो OP है उसको हम क्या लिख रहे थे, A प्लस B cos थीटा लिख रहे थे, ठीक है। लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कहने का मतलब है कि अब जो tan बीटा की वैल्यू है ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो फाइनली अब ये हमारा एक तरीके से पूरा होता है कि भाई अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये वाली चीज करनी पड़ेगी, बट डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है इसको लेना पड़ेगा। बट अभी भी इसको यूज कैसे करते हैं ये चीज अच्छे से समझ नहीं आई है, तो पहले देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला ये है हमारे पास कि एक जो बॉडी है, बॉडी इज मूविंग विद 2 वेलोसिटीज, 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 30 से वो ईस्ट पे मूव कर रहा है और 40 से नॉर्थ पे मूव कर रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अभी तक तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के खुश हो जा रहे थे कि भाई रिजल्टेंट जो होगा वो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे मेरा जो पहला वेक्टर है वो 30 है, दूसरा है जो 40 है, बट दोनों के बीच का एंगल साफ साफ कितना है, 90 डिग्री। अब अगर एक ईस्ट में एक नॉर्थ में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। और अगर 90 डिग्री एंगल हुआ तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। यानी ये जो पूरा का पूरा टर्म आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, √a² प्लस b² के बराबर, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो गया। यानी √30² प्लस 40² जो कि तुम्हें 50 ला के देगा। आसान सवाल। चलो ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात, बट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया अभी तुम्हारे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे, कि हमारे पास सबसे पहली बात जो है B sin थीटा, यानी VB ये दूसरी वेलोसिटी हमारी, मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा साइन ऑफ 90 डिग्री, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हुआ, VA हो जाएगा प्लस VB cos 90 डिग्री, ठीक है। अब sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ऊपर VB बनेगा और नीचे क्या होगा, VA और VB। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। फाइनली आंसर कितना आएगा, VB/VA आएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो फिर से देख रहे हो तो मैंने फॉर्मूला वही यूज किया है, बट फाइनली अगर मान लो तुम्हें tan बीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी, tan बीटा की वैल्यू CA/OA। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी sin 90 1 हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरे पास CA यानी दूसरा वाला जो है वो 40 है, साफ साफ 40 है, और ये मेरे पास क्या है 30 है, तो आराम से। और ये चीज फॉर्मूले के बिना भी हो सकती थी। अगर तुम इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये भी एक राइट ट्रायंगल ही है, इस ट्रायंगल में अगर लगाओगे तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास फाइनली क्या आया, 1.33 आया। अब ये जो tan है ये दूसरी साइड पे अगर जाएगा तो दूसरी साइड पे जाके मुझे क्या आंसर देगा, tan इनवर्स 1.333। अब यहां से यहां तक का सफर तुम बिना कैलकुलेटर के तो नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स कैलकुलेटर होगा तभी सॉल्व कर पाओगे कि ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। बट बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 53 डिग्री आ रही है ना। ओवरऑल मेरा पॉइंट क्या है कि ऐसे हम क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ये साफ साफ चीज देख ली कि हमारे पास क्या होने वाला है कि अगर वेक्टर A है और वेक्टर B है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड और इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बट जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे को एक और मेथड है जो कि हमेशा बेटर ही लगता है, किसी को भी बेटर लगेगा, और तुम भी चाहो तो यही मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं तुम्हें बोलेगा कि नहीं इसी मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। नहीं, वेक्टर में तो कोई भी मेथड चलेगा, बट फिर से हो सकता है तुम्हें पिछला वाला पसंद आ जाए, ये पसंद आ जाए, जो पसंद आए वो यूज करो। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होगा,
फिर से तुम्हें वेक्टर को शिफ्ट करना है। पिछली बार हम कैसे शिफ्ट कर रहे थे कि ये वेक्टर यहां पे आ गया और हमने ऐसे करके सॉल्व किया था। इस बार क्या करना है कि तुम्हें ऐसे शिफ्ट करना है वेक्टर्स को कि वो क्या कर जाएं, टेल से टेल मिल जाए, जो कि हमारा एक्चुअल यही तो था, शुरुआत से हम यही तो करते थे। अब वो टेल से टेल मिल जाएगा तो साफ साफ यही एंगल क्या होगा, थीटा, कोई झंझट ही नहीं। तो ये एंगल थीटा होने वाला है। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन ऐसे क्या करो, ड्रॉ करो पैरेलल किसके, वेक्टर ए के। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो पैरेलल यहाँ पे किसके, वेक्टर बी के। इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे से तुम ये जो ये है, यहाँ से एक डायगोनल खींचो और ये जो डायगोनल आएगा ये तुम्हारे लिए क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। बहुत आसान था ये, मेरे हिसाब से ज्यादा आसान था कि भाई पैरेललोग्राम बनाया और डायगोनल खींच दिया, क्या बन गया, रिजल्टेंट। स्टिल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के वेक्टर सम के बराबर है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, इनको ऐसे लगाओ कि ये रहा, ये वेक्टर बी और वेक्टर ए ऐसे जुड़ जाएं कि दोनों टेल से टेल पे जुड़ जाएं। जुड़ गए, बहुत बढ़िया बात है। अब इनका यहाँ पे एक डायगोनल खींच दो, जैसे ही डायगोनल खींचोगे वो किसके बराबर है, रिजल्टेंट के बराबर है, बस। और जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, वो ए प्लस बी वेक्टर के बराबर है। बहुत क्लियर। और पर फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आएगा, यही तो सारा पॉइंट था कि वहां जो फॉर्मूला था यहाँ पे भी वही फॉर्मूला रहेगा। कि अब अगर मान लो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एक पैसे का फर्क नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बट ध्यान रखना, अब जो दूसरी चीज है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, एंगल। वहां मैंने तुम्हें एक ही एंगल बताया कि भाई वेक्टर ए के हिसाब से एक एंगल बना लो, तुम्हारा काम बन गया। बट यहां पे पैरेललोग्राम देखोगे तो तुम दो एक्सल बना सकते हो। कैसे, तुम क्या करोगे, यहां पे एक एंगल बना सकते हो, ये रहा वेक्टर बी, वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में एक एंगल हो गया, ये रहा वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में एक एंगल हो गया, तो दो एंगल्स हो गए। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो कि ए के रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो अल्फा एंगल है, बी के रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो बीटा एंगल है। तो दोनों एंगल कैसे याद करोगे, बहुत ही आसान है, टैन बीटा और टैन अल्फा। ठीक है, अब जो मेरे पास बीटा एंगल है वो किसके रिस्पेक्ट में है, बी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं किसकी, जो अल्फा एंगल है वो किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो दोनों ही केस में जो बी है या ए है वो नीचे चला गया। रही बात किसकी, यहां इस वाले केस में देखोगे तो ए रहेगा ऊपर भी, ए रहेगा क्या, नीचे भी, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। वही अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, ये वाला एंगल किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ बी रहेगा ऊपर भी, बी रहेगा नीचे भी, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो ये साफ बेटर है कि जिसके हिसाब से एंगल होगा वो जाएगा नीचे, है ना। और इस हिसाब से एंगल दोनों के केस में बनाना क्या हो गया, आसान हो गया बहुत ज्यादा। और फाइनली एक चीज और भी तुम देख सकते हो कि ये जो पूरा एंगल होगा यहाँ पे वो किसके बराबर है, थीटा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो थीटा है वो अल्फा प्लस बीटा के सम के बराबर है। वो बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यही है कि तुम दोनों में से एक फॉर्मूला कोई सा भी यूज कर लो, और दूसरा अगर निकालना है, चलो अगर मान लो मैंने अल्फा निकाल लिया, ठीक है, अगर मुझे बीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, थीटा माइनस अल्फा किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। ये चीज यूज कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, आंसर आ जाएगा। अब जैसे कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं यहाँ पे, मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, कहने का मतलब ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और अगर ये पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। ठीक है, तो अगर सॉल्व करते बैठेंगे तो कैसा दिखेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, जो कि साफ साफ a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब वो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होता नहीं है, बट हाँ समझने के लिए कि भाई रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। फाइनली आर की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस बी आ रही है, और ये लॉजिकली बिल्कुल सही बात है। इमेजिन करो तुम्हें दो फोर्सेस मिल रहे हैं, पहला फोर्स 30 न्यूटन, दूसरा फोर्स 50 न्यूटन, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 30 प्लस 50 जो कि 80 न्यूटन के बराबर है ना। आ रही है बात समझ में। बट वो सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स का जो एंगल है, यानी दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में ये चीज पॉसिबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं जो कि एंटी पैरेलल हैं, यानी पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का, 180 डिग्री हो गया। और अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया तो हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू -1 रखोगे, यहां पे एक नेगेटिव आ जाएगा, और ये साफ साफ अब किसके बराबर लग रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर लग रहा है। ठीक है, और जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर रखोगे तो फाइनली स्क्वायर से रूट कट के आंसर कितना आएगा, a माइनस बी।
फिर से लॉजिकली बिल्कुल 100% सही बात है। मान लो पहला फोर्स 30 न्यूटन, दूसरा फोर्स 50 न्यूटन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो फाइनल आंसर जो हमारा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 50 माइनस 30 जो कि है 20 न्यूटन। ऐसा क्यों? क्योंकि अब दोनों जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस वजह से ऐसा लिखते हैं हम। क्या हो अगर मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है अगर, तब कैसे होगा? सिंपल सेम फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। फर्क ये है कि cos 90 जीरो होता है, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऐसा दिखेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या दे रहा है हमें? मैग्नीट्यूड दे रहा है। ये अभी हमने किया था एक्चुअली। इसमें हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि भाई b cos 90 डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 90, एट द एंड क्या आएगा? b बाय a आएगा। तो यही वाला लॉजिक यूज करके मैंने उस वाले क्वेश्चन में किया था कि अगर तुम्हें मान लो एंगल निकालना है, जो बीटा एंगल है वो मान लो a के रिस्पेक्ट में है, अगर वो निकालना है तुम्हें, तो आराम से तुम क्या कर सकते हो? b बाय a कर सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये स्ट्रेट अवे आसान तभी है जब दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है मेरे पास? 90 डिग्री है, यानी बीटा हो गया tan इनवर्स b बाय a। ऐसा तभी कर सकते हो, ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला उसके बाद कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, कि बोला है कि जो मोटर बोट है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और कितनी वेलोसिटी से? 25 किलोमीटर पर आवर से, और वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ओके, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ पे 10 किलोमीटर पर आवर से वाटर की स्पीड है। अगर इस चीज को हम बनाएंगे प्रॉपरली तो वो ऐसा दिखेगा, मतलब क्या है यहाँ पे कि जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर के साथ, और वही जो है वाटर जो है, वाटर करंट की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर, कैसे? 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे मतलब यहां से 60 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ तुम नोटिस कर सकते हो कि मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बोट यानी इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल है वो यहां से यहां तक ये वाला एंगल होगा। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बचा हुआ मेरे पास कितना हुआ? ये टोटल एंगल हो गया 120 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री आ रहा है, तो साफ साफ क्लियर सी बात है। सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि v इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2vb vc इंटू कॉस 120 डिग्री, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। बहुत आसान से बहुत बढ़िया। ओके, तो ये कितना हुआ? पहले का 25, दूसरे का 10, तो 25 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 इंटू 25 इंटू 10, और कॉस 120 की वैल्यू अभी बताई थी कितनी होती है? -1/2, ठीक है। रूट वगैरह सॉल्व कर लेना, इतनी कैलकुलेशन आती होगी तुम्हें। आएगा कितना आंसर? 21.8 किलोमीटर पर आवर। बट ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक रेफरेंस पकड़ते हैं। चलो यहाँ मोटर बोट मेन चीज है तो उसकी ही वेलोसिटी के साथ रेफरेंस पकड़ते हैं, ठीक है, कि tan बीटा जो है वो बोट की वेलोसिटी के साथ है, तो बोट जाएगा नीचे और करंट ऊपर भी नीचे भी, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। तो VC sin 120 डिग्री, VB प्लस VC cos 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10√3/2, 25 प्लस 10 इंटू 1 माइनस 1/2। सिंपल सी बात है। इतना सेटअप के बाद ये चीज तो तुम्हें अच्छे से समझ में आई गई होगी। इसके आगे ज्यादा कुछ है नहीं कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, कितना आएगा? √3/4, जो कि कितना है? 0.433। कहने का मतलब है कि अगर बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स 0.433। अगर एक्चुअल में देखा जाए, जब तुम एग्जाम में ये सवाल कर रहे होगे तब तो तुम्हें इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स 0.433 की वैल्यू तुम्हें नहीं मालूम। बट वो ये कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि एंगल कितना है? 23.4 डिग्री। कहने का मतलब कि हमारे बोट की वेलोसिटी से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है हमारे पास? वो सिंपल सी बात है 23 डिग्री है यहाँ पे, 23.4 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से एंगल्स को, मतलब मैग्नीट्यूड को और एंगल को कैलकुलेट किया जाता है। आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? रेन मैन प्रॉब्लम ऑन अ सर्टेन डे। बोला यह है कि रेन गिर रही है, ठीक है। अब रेन जो गिर रही है, ऑफ कोर्स वो तो वर्टिकली गिरेगी, मतलब रेन तो सीधा सीधा कैसे गिरती है हमें साफ साफ मालूम है कि वो ऐसे गिरेगी नीचे की तरफ, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो रेन की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 35 मीटर पर सेकेंड। पर बोला है साथ साथ में हवा भी बह रही है। अब हवा अगर बह रही है तो वो किधर बह रही है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही है और 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। सवाल ये है कि अगर मान लो एक लड़का है जो कि
बस स्टॉप पे वो सिर्फ खड़ा है, और अगर वो खड़ा है तो यहाँ पे उसको कितने डिग्री पे अपना क्या कहते हैं छाता पकड़ना पड़ेगा कि वो आराम से ये चीजें जो मतलब बारिश आ रही है उसके ऊपर ना गिरे। सिंपल लॉजिक है, ये बहुत आसान सवाल होता है कि विंड जो है वो इधर बह रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, रेन तो वर्टिकली नीचे ही गिरेगी, बहुत सिंपल सी बात है। अब उसे छाता क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके छाते को यूं होल्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बारिश है वो हवा की वजह से थोड़ा सा ऐसे गिरेगी, हाँ या ना, बिल्कुल सीधी गिरती नहीं है बारिश। रियल लाइफ में भी तुम देखोगे तो बारिश गिरना ऐसे चाहती है बट हवा की वजह से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो छाते को जब ऐसे पकड़ेगा तभी वो क्या कर पाएगा, बारिश से बच पाएगा। अब वो कितने एंगल से पकड़े छाते को कि बच जाए, तो इसको निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर निकालोगे आसान है। कैसे आएगा वो, वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे अगर नोटिस करोगे यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल, वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ रेन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अभी मैंने बताया था ना 90 डिग्री होगा तो स्ट्रेट अवे तुम वी आर स्क्वायर प्लस वी ओमेगा वी डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 हो जाएगा, cos 90 वाला टर्म पूरा ही जीरो हो गया, हो गया। तो साफ साफ तुम ऐसे ही डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और एट द एंड सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 37 मीटर्स पर सेकेंड। हमें पता लग गया कि जो रेन है वो यहाँ गिरेगी कितने वेलोसिटी से, 37 मीटर पर सेकेंड से। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगली चीज मेरे पास क्या है, एंगल। तो मैंने जैसा कि बोला था कि इस वाले ट्रायंगल को उठाओ और इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस लगाओ। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, मेरे पास AC होगा और बेस क्या होगा, मेरे पास OA होगा, ठीक है। अब इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, AC बाय OA आएगा, ठीक है। AC की वैल्यू VW बाय VR, मेरे पास क्या आया, OA आया, ठीक है। तो VW बाय VR 12 बाय 35 0.343। फिर से बोल रहा हूं, tan इनवर्स 3.35 ही तुम्हें अपना आंसर छोड़ देना है, इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट कैलकुलेटर हो तो सॉल्व कर सकते हो। आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है जो बॉय है उसको यहां से 19 डिग्री पे अपना छाता ऐसे होल्ड करना पड़ेगा कि उसके ऊपर बारिश ना पड़े। बिल्कुल, तो कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, रेनमैन प्रॉब्लम या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सब कोई नहीं। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो और लॉजिक पता हो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो वेक्टर एडिशन के कंसेप्ट में इतना ही। इस पे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट जितना कंसेप्ट आज किया उसके अलावा अगर वो कर लिया तो और भी किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।